जो उसके साथ खेले गए थे। और फिर इसके बाद विकी ने ये कहानी मुझे सुनाई और अब मैं आपको सुना रहा। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या था ये भी जान लो। विकी ने कसम खाई थी कि इस गुप्त अंधेरे के आगे सरेंडर नहीं करेगा, इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि ईश्वर ने जब उसे धरती पर भेजा था तो उसकी आंखें खोलते ही एक नई सुबह हुई थी। तो उसने कसम खाई थी कि अंधेरे के आगे सरेंडर ना करके एक नए सवेरे के आगे सरेंडर करेगा। तो जैसे ही उसके जीवन में नई सुबह होने वाली होती है, उस सुबह की पहली किरण के साथ ही वो दुनिया को अलविदा कह देता है। तो क्या आप विकी की अंधेरे से लेकर उजाले तक की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको 13 तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को अर्ली स्टेज में ही पहचानना है तो आपके अंदर मैनिपुलेटिव बिहेवियर की समझ होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने सीखा कि मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं। हमने लगभग 13 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में जाना। अब हम मैनिपुलेटर के बिहेवियर तथा उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि यदि आपके जीवन में कोई मैनिपुलेटर हो और वो डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहा हो तो आप उसे पहचान सकें। तो आज हम किसी मैनिपुलेटर के चरित्र की जिस विशेषता के बारे में जानेंगे वो है झूठ। मैनिपुलेटर्स झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अब आपको लगता होगा कि झूठ के बारे में क्या ही जानना, पहले से हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि कोई मैनिपुलेटर किस तरीके के झूठ बोलते हैं। टॉपिक की डिमांड के अनुसार इस वीडियो में मैं 2 तरीके के झूठ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला है लाई बाय द कमीशन और दूसरा है लाई बाय द ओमिशन। सबसे पहले समझते हैं कि लाई बाय द कमीशन क्या होता है। लाई बाय द कमीशन को क्लासिक लाई यानी कि क्लासिक झूठ भी कह सकते हो। जब कोई इंसान ऐसा कुछ बोलता है जो फैक्चुअली रॉन्ग है तो वो होगा लाई बाय द कमीशन। मींस अ लाई बाय द कमीशन इज समथिंग दैट इज सिंपली अनट्रू। जैसे कोई कहता है कि कल मैं मूवी देखने थिएटर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दिन भर घर में पड़ा रहा और सोता जागता रहा। तो ये क्या है? लाई बाय द कमीशन। ऐसा झूठ किसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए तथा किसी को धोखे में रखने के उद्देश्य से बोला जाता है। किसी भी सिचुएशन में फायदा उठाना इसका मेन पर्पज होता है। ऐसा नहीं है कि लाइंग बाय द कमीशन दुर्भावनापूर्ण ही हो, यानी कि इस तरीके के झूठ के पीछे कुछ गलत उद्देश्य ही हो। वैसे भी हम सभी झूठ बोलते हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी झूठ बोलते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मक्खन चुरा कर खाते थे। तो एक दिन उनकी माँ यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस सीन को मैं सूरदास ने ब्रज भाषा में किस तरह लिखा है पहले वो बताता हूँ और फिर उसका साथ में अर्थ भी समझाता जाऊंगा। तो जब माँ यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुरा कर खाते पकड़ लिया तो कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मतलब माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। तो उनकी माँ कहती है, तुम्हारे पूरे चेहरे पर तो मक्खन लगा हुआ है। अब कृष्ण सोचते हैं, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं? तब उनके दिमाग में आइडिया आता है और बोलते हैं, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। यानी कि कृष्ण कहते हैं, मम्मा ये ना जो मेरे दोस्त हैं ये मेरा मजाक बनाने में उतारू हैं, यही मेरे चेहरे पर मक्खन लगा दिए हैं। अब कृष्ण यहाँ नहीं रुके। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही कोई झूठ पकड़ जाता है तो उस सिचुएशन को डिफेंड करने के लिए ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कृष्ण आगे बोलते हैं, देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हाँ जो कहत नाने कर अपने में कैसे करी पायो। यानी कि कृष्ण अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मा तू ही देख, मैं इतना छोटा सा पिद्दी सा और मेरे इतने छोटे छोटे हाथ, और ये कहाँ मक्खन का बर्तन देखो कितना ऊपर लटका हुआ है, मैं भला कैसे पा सकता हूँ। और तभी कृष्ण को ध्यान आता है कि ये जिसमें मक्खन खाया था वो दोना तो सामने ही पड़ा है। तो वो क्या कहते हैं, मुख दधि पोछ बुद्धि एकेकीनी दोना पीठ दुरायो। एक हाथ से मुख पर लगे मक्खन को पोंछते हैं और दूसरे हाथ से जिसमें मक्खन खाया था उस दोनों को पीछे छिपा देते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है क्लासिक लाई का, यानी कि लाई बाय द कमीशन का।
लेकिन जो इंसान मैनिपुलेटर है उसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो इस तरीके के झूठ बोलने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल होगा। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आदतन झूठ बोलते हैं, इवन जहाँ पर झूठ की जरूरत नहीं है वहाँ भी झूठ बोलेंगे। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहें कि वो कितना बेहतर, महान और पावरफुल इंसान है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि वो अपने बारे में कोई झूठ बोल दें। जैसे वो बोल सकता है कि उसके कैबिनेट मिनिस्टर से जान पहचान है। और जो सैडिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपको किसी तरीके की टेंशन देने के लिए आपसे झूठ बोल सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों ही केसेस में झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भला झूठ क्यों बोलेगा? जब वो किसी समस्या में फंस गया हो या फिर कोई फायदा उठाना हो तब बोलेगा। लेकिन चूंकि इनमें से एक नार्सिसिस्ट है और दूसरा सैडिस्ट, तो ये अपने डार्क ट्रेड्स के प्रभाव में झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब भले ही आपको किसी सिचुएशन में लाई बाय द कमीशन का यूज करना पॉइंटलेस लगे, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके अनुसार हर एक झूठ की कोई न कोई वैल्यू होती है। जैसे एक सैडिस्ट के लिए बिना बात की किसी को टेंशन देना और दुख देना एक महत्वपूर्ण काम है, उसी में उसको मजा आता है। अब हम दूसरे तरीके के झूठ यानी कि लाई बाय द ओमिशन के बारे में जान लेते हैं। लाई बाय द ओमिशन बहुत ही खतरनाक होता है। इससे किसी को भी मैनिपुलेट करना भी आसान होता है, साथ ही इस झूठ को पकड़ना भी मुश्किल होता है। और यदि आपने कुछ दिन बाद झूठ पकड़ भी लिया तो झूठ बोलने वाले के पास एक सेफ रास्ता होता है जिससे वो आराम से झूठ की जिम्मेदारी लेने से बच सकता है। इस तरह के झूठ को एक्सक्लूसिवली डिटेलिंग भी कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर सच तो बोलेगा लेकिन कुछ की इन्फॉर्मेशन को छुपा लेगा। इससे गलतफहमी यानी कि मिसकंसेप्शन को बढ़ावा मिलता है। इवन जो लीगल सिचुएशन होती है वहाँ भी ऐसे झूठ खूब बोले जाते हैं। और जब झूठ बोलने वाला पकड़ जाता है तो वो जवाब देता है कि आपने जो पूछा था सिर्फ उसका जवाब दिया था मैंने। अगर आप पूरी बात पूछते तो मैं पूरी बात बताता। अब मैं इसको भी कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। लाइंग बाय द ओमिशन का क्लासिक एग्जांपल है कि जब कोई सेल्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताता है, जबकि उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो निगेटिव बातें होती हैं उन्हें छिपा लेता है। जबकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो लाई बाय द ओमिशन का इसलिए यूज करते हैं जिससे कि वो सामने वाले इंसान का रिएक्शन कंट्रोल कर सके और उसके सोचने के तरीके को भी कंट्रोल कर सकें। जैसे जो मैलिशियस पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, मान लो वो चाहते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए, तो वो जिस इंसान से दुश्मनी कराना चाहेंगे उससे कुछ भी बातें करेंगे। अब मान लो सामने वाले इंसान ने आपके बारे में 10 अच्छी बातें कही और एक ऐसी बात कही जो अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर वो दुष्ट यानी कि मैलिशियस इंसान आपसे सिर्फ वो एक बात बताएगा जो बुरी थी और इस बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताएगा, जिससे कि आप उस इंसान से नाराज हो जाएं, एक दूरी बन जाए और दुश्मनी की शुरुआत हो जाए। इसको एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो दो इंसान हैं, हस्बैंड और वाइफ, जिसमें वाइफ जो है वो मैनिपुलेटिव है। अब वाइफ की किसी से कोई बात हो रही थी और वाइफ सामने वाले इंसान को नीचा दिखाने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रही थी। अब सामने वाला इंसान ने ये सब सुन के बहुत ही तीखा रिस्पॉन्स दिया, तो अब वाइफ अपने हस्बैंड से सारी बातें छुपा लेगी। ये भी छुपा लेगी कि उसने क्या क्या कहा था। वो सिर्फ इतना बताएगी कि सामने वाले इंसान ने मेरे बारे में और आपके बारे में ये सब कहा, और ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि कहीं हस्बैंड उसके पास ना चला जाए और उससे ये ना पूछने लगे कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो वाइफ की ही पोल खुल जाएगी। ये है लाइंग बाय ओमिशन। अब फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शन को समझा देता हूँ। ये बेसिकली लेस कॉमन काइंड ऑफ लाई ऑफ ओमिशन की कैटेगरी में आता है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो एक्सट्रीमली इविल एंड मोरली रिपग्नेंट मैकियावेलियन होते हैं, साइकोपाथ होते हैं, उनके द्वारा। इसको भी एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जो माइंड गेम वाले वीडियो में सनी और विकी की कहानी सुनाई थी उसी का रेफरेंस ले लेता हूँ। उसमें जब सनी से किसी ने कहा कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना जिससे कि वो भी आगे निकल जाए, तो उसने क्या कहा, आप चिंता ना करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। अपना एटीएम कार्ड तक उसे दे रखा है। तो उस सामने वाले इंसान ने क्या कहा, गुड, उसकी मदद करते रहना और जब विकी कमाने लगेगा तो तुम्हारे पैसे भी वापस कर देगा।
तो सनी क्या कहता है, अरे नहीं, वो बस कुछ बन जाए, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। अब अगर आपने वो पूरी कहानी सुनी होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लाइन का सामने वाला इंसान क्या कंक्लूजन निकालेगा। वो ये निकालेगा कि सनी विकी की सारी जरूरतें पूरी कर रहा और उसका सारा खर्च उठा रहा। अब सच क्या था वो समझो। विकी ने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तो उसने अपना पूरा खर्च उठाया, लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसकी बाइक कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, सनी ने अपना एटीएम दिया और बोला बाइक ठीक करा लेना। बाइक में सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए खर्च हुए। लेकिन जैसे ही बाइक ठीक हुई तो सनी और विकी का प्लान बन गया कि घर चलते हैं, और वो घर आ गए। इस बीच विकी को सनी का जो एटीएम था उसको वापस करने का ध्यान ही नहीं रहा। अब घर पहुंचते ही सनी एक ऐसे इंसान से मिला जो विकी और सनी दोनों के अपने थे। उन्होंने ये बात बोल दी कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना। तो सनी ने क्या कहा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस कहानी की एक और मनोवैज्ञानिक परत को खोलता हूँ। सनी का एटीएम उस वक्त विकी के पास था, ये सच है। लेकिन सनी ने जो बात बोली उसका कोई भी इंसान ये कंक्लूजन निकालेगा कि सनी ही विकी के सारे खर्च उठा रहा था। और चूंकि सनी भी यही चाहता था कि लोग यही सोचें, जिससे कि बिना कुछ किए उसको रिस्पेक्ट मिलती रहे, इस वजह से उसने न केवल गलतफहमी को जन्म दिया बल्कि उस गलतफहमी को बनाए रखा और दूसरों तक फैलने दिया। ये है फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शंस। जबकि यहाँ पर कोई समझदार इंसान होता तो वो क्या कहता कि अभी तक विकी ने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए, शायद उसके पास पैसे होंगे, लेकिन अगर कभी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जरूर मदद करूंगा। और अगर ऐसी गलतफहमी फैल भी जाती कि वही सारे खर्च उठा रहा तो वो क्या करता, लोगों की गलतफहमी दूर करता और कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो समझदार और सेंसिटिव होते हैं वो जब किसी की मदद करते हैं तो इतना चिल्लाते नहीं, और अगर मदद के बारे में बताएंगे भी तो सिर्फ उतना ही बताएंगे जितनी की उन्होंने मदद की होगी। तो समझ आ गया ना कि एक एक्सट्रीमली इविल साइकोपाथ, मैकियावेलियन, नार्सिसिस्ट तथा एक बेहतर इंसान में क्या फर्क होता है। इसके अलावा लाइंग बाय ओमिशन का यूज लोगों को धोखे में रखने के लिए तथा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम इंसानों का जो दिमाग होता है ना, वो कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर इंसान का दिमाग कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता तो वो वहीं स्टक कर जाता है, वही थॉट्स बार बार आती रहती हैं और एक तनाव क्रिएट करने लगती हैं। तो इंसान के दिमाग की फितरत होती है कि उसे बस कुछ क्लूज मिल जाएं, उसी से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है। इसको भी मैं 2 उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। पहला जनरल एग्जाम्पल और दूसरा माइंड गेम वाली कहानी के एग्जाम्पल से। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में हो और सामने वाली गैलरी से व्हाइट कोट पहनकर आता हुआ एक इंसान दिखता है, तो आपका जो दिमाग होगा ना वो तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि वो इंसान एक डॉक्टर होगा। अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ये कर सकते हैं कि अगर उसे किसी को सिर्फ यह एहसास दिलाना है कि वो एक डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहनकर एक चक्कर लगाएगा और उसके सामने से जरूर गुजरेगा जिसके अंदर ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा। लेकिन मैनिपुलेटर ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वो इंसान जिसके दिमाग में मिसकंसेप्शन वो क्रिएट कर रहा, वो बात करके कहीं कन्फर्म न करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब माइंड गेम वाली कहानी का भी एक उदाहरण दे देता हूँ। उस कहानी में सनी लोगों के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन क्रिएट ही कर रहा था कि विकी का खर्च वो खुद उठा रहा। तो इस मिसकंसेप्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सनी क्या करता, विकी से कहता चलो कपड़े खरीदने चलते हैं, और वो मान लो 4 जोड़ी कपड़े खरीद लेता। अब विकी और सनी की हाइट एक जैसी थी तो सनी के कपड़े विकी के भी हो जाते थे। तो सनी विकी से कहता कि तुम भी यही कपड़े पहना करो। तो एक शर्ट जो कभी सनी पहनता वही को अगले दिन विकी पहन लेता। तो जब लोग ये सब देखते तो उनका दिमाग तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता। सनी ने पहले ही अलग अलग तरीके से परसेप्शन बना ही रखा था कि विकी की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा। तो बस लोग ये सोचते कि सनी जॉब करता है जबकि विकी सिर्फ पढ़ाई कर रहा। तो ये जो शर्ट है जो दोनों ही पहनते हैं ये सनी की होगी, यानी कि शायद विकी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने कपड़े खरीद सके।
अब सनी चाहता तो विकी के लिए अलग कपड़े खरीद सकता था, लेकिन फिर उसका एजेंडा कैसे पूरा होता। और दूसरी बात, विकी खुद भी तो अपने लिए कपड़े खरीद सकता था। जहां उसने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे, वहां 5,20,000 सही। लड़कों का क्या होता है, अगर एक जोड़ी कपड़े हैं तो उन्हें अपने जीवन में कपड़ों की कोई कमी ही महसूस नहीं होती। 2 जोड़ी है तो उन्हें लगता है ये अच्छा है। 3 जोड़ी है तो उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दे रखा है। और अगर 4 जोड़ी है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वही किंग है। और फाइनली इन सब मिसकंसेप्शन का यूज करके सनी ने विकी के साथ जो खेल खेला वो तो आपको पता ही है। और अगर नहीं पता तो माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो ये था लाई बाय द कमीशन एंड लाई बाय द ओमिशन। डिनायल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है इनकार करना, अस्वीकार करना या फिर नकार देना। मैनिपुलेटर ये काम भी बड़े शातिर तरीके से करते हैं। जनरल वे में जब हम कहते हैं कि समवन इज इन डिनायल, तो अक्सर इसका मतलब ये निकलता है कि सामने वाला इंसान जो रियलिटी है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन जब कोई मैनिपुलेटर डिनायल का यूज करता है तो इस डिनायल का अर्थ ही बदल जाता है। किसी मैनिपुलेटर के द्वारा डिनायल का यूज तब किया जाता है जब वो अच्छे से जानता है कि उसने गलत किया है। इसके बावजूद वो डिनायल का यूज करके दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इनोसेंट है, बेकसूर है। मैनिपुलेटर्स डिनायल का यूज करते हैं दूसरों की नजरों में जो उनकी इमेज होती है तथा उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस चीज को मैनेज करने के लिए। कुछ मैनिपुलेटर डिनायल में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि मान लो आपको अच्छे से मालूम है और आपकी इंट्यूशन भी इस ओर इशारा कर रही कि इस इंसान ने गलत किया है, इसके बावजूद भी मैनिपुलेटर इस तरीके से डिनाई करेगा कि आपका दिमाग अपने आप सेकेंड गेसिंग की ओर आगे बढ़ जाएगा। यानी कि मैनिपुलेटर डिनाई तो करेगा लेकिन सीधे डिनाई नहीं करेगा। वो कुछ ऐसी बात बोलेगा कि आपका दिमाग अपने आप सेकेंड पॉसिबिलिटी की ओर चला जाएगा, जबकि थोड़ी ही देर पहले आपको अच्छे से भरोसा था कि इस इंसान ने गलत किया है। जैसे मान लो आपको कहीं से पता चला कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ गलत किया है और आपकी जो इंट्यूशन है वो भी इसी ओर इशारा कर रही। लेकिन जब आपने किसी दिन मिस्टर एक्स से इस बारे में बात की तो वो सीधे डिनाई नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर सीधे डिनाई किया तो शायद सामने वाला इंसान पूरी तरह भरोसा ना करे, क्योंकि उसकी छवि पहले से ही लोगों के दिमाग में अच्छी नहीं है। तो वो बड़े इनोसेंट तरीके से आपसे बोलेगा, कोई बात नहीं, लोग मुझे ही बुरा कहते हैं तो बुरा ही सही, आपसे माफी भी मांग लूंगा, आप मुझे मार भी लीजिएगा, लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये सेंटेंस आपको सेकंड गेसिंग की ओर ले जाएगा और आप सोचने लगेंगे सही है, उधर से भी कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बस यही मिस्टर एक्स नाम का जो मैनिपुलेटर था वो चाहता था। वो जानता था कि उसने खेल किया है, उसने मैनिपुलेट किया है, लेकिन अब अगर आप उसकी इस लाइन पर भरोसा करने लगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती या फिर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो अब मैनिपुलेटर की लिस्ट से बाहर हो गया, एक आम इंसान बन गया। और आम इंसान से गलतियां होती हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो आपको अच्छे से पता होता है, आपकी इंट्यूशन भी आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि किसी ने किसी के साथ गलत किया है, लेकिन जैसे ही आप मैनिपुलेटर से बात करते हैं तो फिर आपको ये लगने लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और फिर आप किसी एक के साथ ना खड़े होकर अक्सर ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। या तो आप कॉन्शियस या सबकॉन्शियस तरीके से सिर्फ अपना फायदा देख के डिसीजन लेते हैं और आपको सही गलत से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही कमजोर है, कहने का मतलब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है। एक हाथ से ताली वाली जो कहावत है उसकी कई केसेस में दूसरी व्याख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे एक व्याख्या ये हो सकती है कि मैनिपुलेटर ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सामने वाले इंसान ने उस थप्पड़ को रोकने के लिए अपना हाथ उठा लिया, फिर दोनों के हाथ टकरा गए और ताली बज गई। और फिर आप ये कहते हुए उस सिचुएशन में न्यूट्रल हो जाते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पहले उसे मार खा लेना चाहिए था, फिर उसका पक्ष लेता।
उसने थप्पड़ खाया ही नहीं तो कैसे किसी का पक्ष ले लूं? तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अक्सर न्यूट्रल बने रहते हैं तो उन लोगों की किस्मत बहुत ही खराब है जो आपको अपना कहते हैं, क्योंकि अगर कभी समय आया तो आप उनके साथ भी नहीं खड़े होंगे। मेरे कहने का मतलब है जिंदा हो तो जिंदा दिखो, स्टैंड लेना सीखो। भले ही आपको पता चले कि आपने जिस इंसान का पक्ष लिया है उसकी भी गलती रही है तो उसको बाद में डांट लेना, लेकिन कभी कभी स्टैंड लिया करो। डिनायल एक ऐसा बिहेवियर है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको गैसलाइट कर रहा या फिर नहीं। यानी कि जब भी आप सामने वाले इंसान से कुछ ऐसा कहते हैं या ऐसा पूछते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता और वो अक्सर डिनाई कर जाता है, तो आप शायद गैसलाइट किए जा रहे हैं। गैसलाइटिंग पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो मान लो आपकी किसी से रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है और अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि किसी भी चीज के बारे में आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि क्या सच है या किसकी गलती है, लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर से उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं वो सीधे तौर पर डिनाई कर देता है। तो आप टेंशन ना लो, आपका पार्टनर आगे आने वाले वर्षों में आपको कायदे से गैसलाइट करने वाला है। जब भी किसी मैनिपुलेटर की पोल खुल जाती है या फिर उसकी सच्चाई सामने आ जाती है तो वो डिनाइल का यूज करते हैं अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस डिनाइल का मतलब होता है कि उसकी वो सच्चाई जो दुनिया के सामने आ चुकी है अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो डार्क ट्रेड्स वाले लोग होते हैं वो डिनाइल का यूज करके ना सिर्फ आपको धोखे में रखने का प्रयास करते हैं बल्कि वो खुद को भी धोखे में रखने के लिए डिनाइल का यूज करते हैं। और ऐसे लोग इसलिए भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जो चेतना होती है वो बहुत ही निचले स्तर पर होती है। ऐसे लोग सही और गलत में भी अंतर नहीं कर पाते और इनको लगता है कि जो उसने किया वो सही था, जरूरी था, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया और फिर जब वो पकड़ गया तो उसने साफ साफ डिनाई कर दिया, तो यह एक खतरे का संकेत है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने है जिसने एक तरफ तो आपको नुकसान पहुंचाया और जब वो पकड़ गया तो उसने इसलिए डिनाई किया क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो कुछ आपके साथ किया वो सही था, गलत नहीं था, तो आप एक डेंजरस साइकोपाथ से डील कर रहे हैं। जब भी कोई मैनिपुलेटिव इंसान डिनाई करता है तो इसका एक साफ मतलब होता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाला। ऐसे लोगों का डिनायल बताता है कि उसने अपने एक्शंस को अपने मन में जस्टिफाई कर लिया है और उसने खुद को समझा लिया है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। तो आप इस बात को मानकर चल सकते हैं कि मैनिपुलेटर आपके साथ वो काम या बिहेवियर आगे भी करता रहेगा जिसको आज उसने डिनाई किया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इंसान अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस गलती को एक्सेप्ट करना होगा, एडमिट करना होगा। अगर इंसान अपनी गलती मान ही नहीं रहा तो पहली बात ये कि वो अपनी गलती सुधारेगा नहीं और दूसरी बात आगे भी ऐसा करता रहेगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को भी डिनाई कर देता है तो आप एक रिजिड पर्सन से डील कर रहे, और ऐसा इंसान ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके हिसाब से सब कुछ हो किसी भी सच को डिनाई कर सकता है। तो फाइनल लाइन सुन लो, डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है और किसी बात की जिम्मेदारी लेने से बचने का एक तरीका भी है। लेकिन डिनाइल का पर्पस कुछ भी हो, जो इंसान बार बार डिनाइल को फेस करता है तो उसकी साइकी यानी कि उसके मन में बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। तो जब आपको बार बार डिनाइल का सामना करना पड़े तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, शायद आप एक मैनिपुलेटर से डील कर रहे हैं। अगर किसी मैनिपुलेटर को पहचानना है तो ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान अपने बिहेवियर और एक्शंस को किस तरह रेशनलाइज कर रहा। रेशनलाइजेशन और बहाने बनाना, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, और जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो जो करते हैं उसको जस्टिफाई करने में बहुत ही स्किल्ड होते हैं। तो मान लो मैनिपुलेटर ने किसी के साथ कुछ बहुत ही गलत किया, फिर बाद में जब उसे विक्टिम ने या फिर किसी और ने कन्फ्रंट किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो मैनिपुलेटर ऐसी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देगा कि कोई भी उससे कन्विंस हो जाए। इवन जिसके साथ मैनिपुलेटर ने खेल खेला है, यानी कि
हो सकता है कि विक्टिम भी मैनिपुलेटर की एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैनिपुलेटर जब से इस गेम को प्लान करना स्टार्ट किया होगा, इसके बाद उसने विक्टिम को नुकसान पहुंचाया होगा। तब से लेकर आज तक हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहता होगा कि जब कभी वो पकड़ा जाएगा तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा कि बीच बीच में जो घटनाएं हुई होंगी और किसी ने कुछ कहा होगा और किसी ने कुछ, इन सब का अपनी एक्सप्लेनेशन में इस तरह यूज करेगा कि कोई भी मैनिपुलेटर की थ्योरी से कन्विंस हो जाए। तो मैं यहाँ विक्टिम से 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, डियर विक्टिम, ट्रस्ट योर गट लेवल फीलिंग्स। मैनिपुलेटर की बातों में आकर फिर से उसके ट्रैप में न फंस जाना। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अकेले पड़ जाओ, क्योंकि जो लोग आपके साथ खड़े हो सकते थे उनमें से ज्यादातर लोग मैनिपुलेटर की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नजर आएंगे। और कुछ लोग इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि उनको जब ये पता चलेगा कि इस खेल में वो भी जाने अनजाने में मैनिपुलेटर के द्वारा शामिल कर लिए गए थे और उन्होंने भी जाने अनजाने में विक्टिम को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि बात आगे बढ़े और वो खुद ही एक्सपोज हो जाएं। और हो सकता है कि ऐसे लोग आपको ही समझाने लगे कि रहने दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो डियर विक्टिम, अगर तुम अकेले हो जाओ तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, लेकिन खुद को ऐसा ना समझाने लगना कि शायद सामने वाला इंसान यानी कि मैनिपुलेटर सही कह रहा, मैं ही कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया और सारी सिचुएशन को बिगाड़ के अपना ही नुकसान कर लिया। और तीसरी बात, अगर मैनिपुलेटर शातिर हुआ तो सबके सामने उससे बात करके उसको एक्सपोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो आज पता चला है कि मैनिपुलेटर ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है और सीधे उससे बात करने आ गए। लेकिन मैनिपुलेटर को सालों पहले जब उसने ये गेम प्लान किया था, तब से उसे पता था कि ये दिन आएगा जब उसकी पोल खुलेगी और उसे खुद का बचाव करना होगा। तो वो आज के दिन की तैयारी सालों पहले से कर रहा था। तो डियर विक्टिम, मैनिपुलेटर अगर शातिर हुआ तो उससे बहस ना करना, उससे दूर हो जाना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई नॉर्मल इंसान अपने किसी एक्शन को या फिर किसी बिहेवियर को रेशनलाइज करने की कोशिश करेगा, तो आपको यह महसूस होगा कि भले ही वो इस थ्योरी के द्वारा अपने एक्शंस को रेशनलाइज कर रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट की फीलिंग है और उसे लग रहा कि उससे गलत हुआ है। लेकिन जब मैनिपुलेटर अपने बिहेवियर और एक्शंस को रेशनलाइज करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे आपके मन में उसके प्रति जो परसेप्शन बना है उसे मैनेज कर सकें, जबकि उन्हें अंदर से यह महसूस होता है कि उसने जो किया वो सही था। दूसरों को कंट्रोल में रखने का और ताकतवर बनने का यही रास्ता है। लेकिन एक केस में मैनिपुलेटर भी माफी मांग सकता है, वो भी जब उसे ये लगेगा कि अब वो एक्सपोज हो चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माफी मांगने के साथ वो ये भी दिखाएगा कि उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया, बल्कि गलती से हो गया है। ज्यादातर लोग रेशनलाइजेशन को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं, जिससे कि वो दिखा सकें कि उन्होंने जो किया है वो नैतिक रूप से बहुत ज्यादा गलत नहीं था। कहने का मतलब वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो किया वो मात्र एक गलती थी और ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और ऐसी गलतियों की माफी भी संभव है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई इंसान रेशनलाइजेशन का यूज करता है तो उसके द्वारा उसने जो किया उसको जस्टिफाई करने के लिए एक मेंटल एंड कॉग्निटिव लीप यानी कि छलांग लगाई जाती है, जिससे कि वो अपने रीजनिंग के द्वारा अपने एक्शंस को मोरली टॉलरेबल दिखा सके। और ये लीप जितनी बड़ी होगी उतने ही ज्यादा डार्क ट्रेड्स उसके अंदर हावी होंगे, यानी कि वो उतना ही ज्यादा खतरनाक नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन या फिर साइकोपाथ होगा। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। यह उदाहरण है ऑफिस थेफ्ट का। मान लो कंपनी ऑफिस की जरूरतों के लिए सप्लाई यानी कि सामान ऑर्डर करती है और XYZ तथा ABC नाम का एम्प्लॉय उस सप्लाई से कुछ सामान अपने घर ले आते हैं। जैसे मान लो ऑफिस के काम के लिए स्टेशनरी आई, तो उन दोनों ने कुछ पेन लिए और अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले आए।
अब XYZ नाम का एम्प्लॉय अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि यार कंपनी इतना सामान मंगाती है और कुछ पिन अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो यह एक स्मॉल लीप है, यानी कि एक छोटी सी छलांग है, क्योंकि इसमें XYZ नाम का एम्प्लॉय बस उसके एक्शंस का जो इफेक्ट होगा उसे डाउन प्ले कर रहा। अब ABC नाम का एम्प्लॉय अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही, लेकिन उसने मेरी मेहनत का उचित फल कभी नहीं दिया। मेरी सैलरी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो इस तरह ये जो कंपनी का थोड़ा सा सामान अपने घर ले आता हूँ, यह सिर्फ एक तरीका है जिससे कि मैं जितने का हकदार हूँ उसका कम से कम कुछ हिस्सा तो पा सकूं। तो यह एक बड़ी छलांग है, क्योंकि इसमें ABC नाम के एम्प्लॉय ने रेशनलाइजेशन का यूज करके न सिर्फ उस छोटी सी चोरी को जस्टिफाई किया, बल्कि उसने उस चोरी को पर्सनल अनफेयरनेस एंड कंपनसेशन इशू से भी जोड़ दिया। तो यहाँ जो XYZ नाम का एम्प्लॉय है वो बड़ी चोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और ना ही वो बड़ी चोरी करेगा, लेकिन जो ABC नाम का एम्प्लॉय है वो कितनी भी बड़ी चोरी कर सकता है, कितना भी बड़ा करप्शन कर सकता है। तो यहाँ ABC नाम का जो एम्प्लॉय है वो XYZ की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर नार्सिसिज्म के, मैकियावेलिज्म के या फिर साइकोपैथी के लक्षण XYZ एम्प्लॉय की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से हावी हैं। और ये मुझे कैसे पता चला? उसके रेशनलाइजेशन के तरीके से। अब मान लो आप किसी अनजान इंसान से मिलते हो और आप उससे ऐसी किसी घटना के बारे में बात करते हो जिसमें साफ साफ दिख रहा कि यहाँ गलत हुआ है, तो बस ये देखो कि सामने वाला इंसान इस घटना को रेशनलाइज कैसे कर रहा, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि वो इंसान कितना खतरनाक है। जैसे मान लो एक धर्म के किसी इंसान ने दूसरे धर्म के गॉड के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी, तो दूसरे धर्म के किसी इंसान ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने वो अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो अब मान लो आप किसी से इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो उनमें से एक इंसान इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है कि दोनों लोगों को संयम रखना चाहिए था, पहले वाले को ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसी भाषा उसने प्रयोग की भी थी तो दूसरे वाले को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, सब लोग तो इतने संयमी और समझदार तो होते नहीं, तो शायद उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ होगा और उसने हत्या कर दी। लेकिन दूसरा इंसान इसी घटना को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो यही हुआ इस केस में, और ये होना भी चाहिए, नहीं तो लोग हमारे ईश्वर का अपमान ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो इंसान है वो बहुत ही खतरनाक है। यह इंसान अगर इस केस में दंगे भी हो जाते और ना जाने कितने बेगुनाहों का खून बह जाता, जाने कितने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती, तो यह उन दंगों को भी जस्टिफाई कर देता। कुल मिलाकर पहले वाला इंसान अनकंट्रोल गुस्से से उस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा, यानी कि वो कह रहा कि यहाँ पर हत्या गलत थी, लेकिन उसका दोष हत्या करने वाले व्यक्ति को ना देकर उस व्यक्ति के गुस्से को दे रहा, जबकि दूसरा वाला इंसान हत्या को ही जस्टिफाई कर रहा। तो आप दूसरे वाले व्यक्ति से ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि पहले वाले से ये वाला कहीं ज्यादा खतरनाक है। मिनिमाइजेशन में बेसिकली किसी व्यक्ति की इमोशंस और एक्शंस का जो महत्व होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा किया क्यों जाता है? मैनिपुलेट करने के लिए। जो मिनिमाइजेशन होता है वो डिनायल और रेशनलाइजेशन के कहीं बीच में आता है। जब कोई मैनिपुलेटिव इंसान किसी बात को या फिर किसी भी घटना के महत्व को ना तो पूरी तरह डिनाई कर पाता है और ना ही पूरी तरह रेशनलाइज कर पाता है, तो वो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और ध्यान रहे, मैनिपुलेटर्स ये काम हमेशा करते हैं। और हाँ, मैनिपुलेटर्स जिस इमोशन और जिस एक्शंस का महत्व कम करने की कोशिश करते हैं वो उसका खुद का हो सकता है, या फिर विक्टिम का हो सकता है, या फिर किसी तीसरे इंसान का, बस मैनिपुलेटर का पर्पस फुलफिल होता हो।
जैसे मान लो आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, तो मैनिपुलेटिव इंसान क्या करेगा, आपने जो कुछ भी अचीव किया होगा उसको बिलिटिल करने यानी कि उसका महत्व कम करने की कोशिश करेगा। जो मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में विकी और सनी की कहानी सुनाई थी, उसमें भी सनी हमेशा विकी के एफर्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता था और वो ये काम बचपन से कर रहा था। तो अब यहाँ मैं ये समझा देता हूँ कि सनी के मिनिमाइजेशन से विकी पर क्या असर होता, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होता जो सच में ये चाहता कि विकी भी आगे बढ़ जाए, तो वो क्या कहता। तो सनी बचपन से ही विकी के एफर्ट्स को और उसके इमोशंस को मिनिमाइज करता आ रहा था। तो मान लो विकी कभी अच्छे मार्क्स ले आता तो वो खुश हो जाता, तो सनी कहता इतना भी खुश ना हो, असली एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम होते हैं। फिर क्या होता, विकी की सारी हैप्पीनेस हवा हो जाती और इसका सीधा असर विकी के कॉन्फिडेंस और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता। ऐसे ही विकी ने जब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला तो इसे भी सनी लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता। इसका विकी के सबकॉन्शियस माइंड पर वही असर होता जो बचपन से होता आया था। लेकिन असली प्रश्न ये है कि इससे सनी को क्या फायदा होता। नार्सिसिस्टिक सनी को जो फायदा होता वो भी दो तरह का होता। पहला मनोवैज्ञानिक फायदा, वो ये सब बातें करके खुद को भी समझाता कि प्रीलिम्स निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे सनी के अंदर जो नार्सिसिज्म नाम का हैवान था वो खुश हो जाता। और दूसरा फायदा ये होता कि ऐसी बातें करके वो विकी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता, जिससे कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि विकी अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि ना हासिल कर पाए। लेकिन इस बार सनी को कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होने लगा था कि हिंदी मीडियम से तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में इसने प्रीलिम्स निकाल लिया, वो भी तब जब ये बचपन से कभी भी पढ़ने में इतना तेज नहीं रहा। यानी कि शायद ये मेहनत कर रहा और सही डायरेक्शन में कर रहा। तो उसे लगा कि इस बार मिनिमाइजेशन से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा गेम प्लान करना पड़ेगा। और फिर उसने वो माइंड गेम प्लान किया जिसकी कहानी मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में सुनाई थी। तो मान लो सनी की जगह कोई ऐसा इंसान होता जो विकी का सच में भला चाहता, तो वो पता है क्या कहता, वो कहता गुड, 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और 9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसमें से 10,000 सेलेक्ट हुए और इन 10,000 में एक तुम हो, यानी कि तुम सही दिशा में जा रहे। बस अब रुकना नहीं, लेकिन अब स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना, मेहनत करो, मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इन बातों का विकी पर क्या असर होता कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पॉजिटिव असर होता और वो अपने लक्ष्य की ओर और मजबूती से आगे बढ़ता। तो मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा क्रिटिसाइज मत किया करो और दूसरे बच्चों से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि इससे आपके बच्चों की साइकी और मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत ही बुरा असर होगा। इसकी जगह आप अपने बच्चों पर लव बॉम्बिंग कर सकते हैं, क्योंकि लव बॉम्बिंग भले ही मैनिपुलेटर के हाथ में पड़कर एक मैनिपुलेशन टूल बन जाता है, लेकिन लव बॉम्बिंग एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव पेरेंटिंग टूल है। मैं जल्द ही पेरेंटिंग के इस तरीके यानी कि लव बॉम्बिंग पर वीडियो अपलोड करूंगा। इस टूल से आप अपने बच्चों को सिर्फ एक इंसान नहीं, एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में जो मैनिपुलेटिव इंसान होता है वो अपने पार्टनर की इमोशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश जरूर करता है। जैसे मान लो जो हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है वो मैनिपुलेटिव है और उसने कुछ ऐसा कहा या फिर ऐसा किया जिससे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन दिया, तो हस्बैंड अपनी वाइफ की इमोशंस को मिनिमाइज करने के लिए पता है क्या कहेगा, वो कहेगा बहुत यार तुम सेंसिटिव हो, थोड़ा मैच्योर बनो। इतना सुनते ही वाइफ अपने आप बैकफुट में आ जाएगी। और ऐसा काम एक मैनिपुलेटिव वाइफ भी कर सकती है कि वो कोई बदतमीजी करे और जब हस्बैंड उस बदतमीजी पर रिएक्ट करे तो वो हो सकता है अपने हस्बैंड से कहे बिहेव लाइक अ मैन, कैसे कमजोर इंसान की तरह बिहेव कर रहे। अब हस्बैंड इतना सुनते ही अपने आप बैकफुट में आ जाएगा। और ध्यान रखना मिनिमाइजेशन हमेशा काम करता है, क्योंकि मिनिमाइजेशन हमें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है। जैसे मान लो कोई आपसे बोल दे कि भाई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा, तो आप अपने आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे और सोचेंगे कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा।
जो एब्यूजर्स होते हैं वो भी मिनिमाइजेशन का यूज करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो एक्शन था या फिर बिहेवियर था वो इतना भी हार्मफुल नहीं था जितना कि विक्टिम क्लेम कर रहा। जैसे मान लो किसी फिजिकली एब्यूसिव पर्सन ने अपने पार्टनर पर हाथ उठा दिया, फिर वो अपने पार्टनर से कहेगा कि इतना भी तेज नहीं मारा था मैंने। और इमोशनली एब्यूसिव पर्सन क्या करेगा, पहले वो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगा और फिर जब आप उसे कन्फ्रंट करोगे तो बोलेगा क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे, बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन। मिनिमाइजेशन का एक एक्सपेक्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होता है। इसमें मैनिपुलेटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन या फिर इमोशन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही। जैसे मान लो किसी इंसान ने आप पर टॉन्ट किया और आपने उसे कन्फ्रंट कर दिया, तो वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा अबे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है। लेकिन आप ध्यान रखना, टॉन्ट करना और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना दोनों में अंतर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर कभी भी इंसल्टिंग नहीं हो सकता, बट सेंस ऑफ ह्यूमर की आड़ में जो टॉन्ट किया जाता है वो इंसल्टिंग होता है। और ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी होता है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में कोई बड़ी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन जब सरकार से पूछा जाएगा तो जवाब आएगा हर जगह कुछ बैड एप्पल्स होते हैं और उन्हीं की वजह से ये सब दिक्कत आ रही। इसका फायदा ये होगा कि अब सरकार को स्वयं के काम करने के तरीके में कोई सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैड एप्पल्स तो हर जगह होते हैं और हमेशा होते हैं। तो आपके लिए एक फाइनल मैसेज, अगर आपको कहीं भी मिनिमाइजेशन को फेस करना पड़ रहा तो इसको अभी रोकने की कोशिश करो, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो इस ट्रिक का भी बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये डाइवर्जन और इवेजन होता कैसे है, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ होता रहा है और ये भी पता चलेगा कि आपने भी इसका यूज किया है। लेकिन वही बात, जब एक आम इंसान यानी कि एक बेहतर इंसान डाइवर्जन और इवेजन का यूज करेगा तो सबसे पहले वो इसका एक सीमा तक ही यूज करेगा, और जब वो इस ट्रिक का यूज करेगा तो दूसरों को जो इमोशनल साइकोलॉजिकल नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब एक मैनिपुलेटर इसका यूज करेगा तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। कोई भी मैनिपुलेटर इवेजन और डाइवर्जन का यूज करता है जिससे कि वो अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर को छुपा सके। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर इस ट्रिक का यूज करके अपनी जो सच्चाई होती है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनकी सच्चाई सामने आ गई तो फिर अब उनके ट्रैप में कोई ना फंसेगा। इसके साथ साथ जब मैनिपुलेटर किसी को नुकसान पहुंचाता है और जब उसे ये लगेगा कि शायद अब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने किया क्या है, तो वो इस ट्रिक का यूज करके उस डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सकता है। जब किसी सिचुएशन में क्लियर एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स की डिमांड की जाए और वहां कोई इंसान गोल मटोल बातें करने लगे तो ये क्या है, इवेजन। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब आप उनसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स मांगोगे और वो गोल मटोल बातें करेंगे, इररिलेवेंट बातें करेंगे और आपको अपनी बातों से सेटिस्फाई भी कर देंगे। अब इवेजन और डाइवर्जन में अंतर समझा देता हूँ। इवेजन में क्या होगा कि मैनिपुलेटर किसी प्रश्न का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन डाइवर्जन में क्या होता है कि मैनिपुलेटर डिस्कशन का टॉपिक ही चेंज कर देगा और बीच में कोई नया टॉपिक ले आएगा, और टॉपिक ऐसा होगा जिससे आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा और फिर नए टॉपिक में एक तीखी बहस शुरू हो जाएगी और पुराना टॉपिक जिस पर आप सामने वाले इंसान से रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो पीछे छूट जाएगा। जैसे मान लो आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि ऑफिस से इतना लेट क्यों आए, तो इवेसिव पार्टनर गोल मटोल बातें करना शुरू करेगा। हो सकता है कि ऑफिस की बातें बताने लगे कि ऑफिस में आज क्या हुआ था, और हो सकता है कि आप वो बातें सुनने में इंटरेस्ट भी लेने लगे। और अगर आप अपने पार्टनर की इन बातों में आ गए और भूल गए कि आपका प्रश्न क्या था, तो आप मैनिपुलेट हो चुके हैं। अब डाइवर्जन को समझाता हूँ। जैसे मान लो वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड एक बेहद बदतमीज वुमनाइजर है,
फिर हस्बैंड क्या करता है कि अपनी ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है जिसे जॉब की बहुत जरूरत थी। अब वाइफ चूंकि अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती है कि वो कैसा इंसान है और वो ये भी जानती है कि उसने आखिरकार इस फीमेल को नौकरी में क्यों रखा है। अब वाइफ अच्छे से जानती है कि ये जो उसका हस्बैंड है यह एक तरफ उस लड़की पर फेक अफेक्शन दिखाएगा, कुछ फ्रेंडलीनेस भी दिखाएगा और फेक प्रॉमिस भी करेगा, और दूसरी तरफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजेगा कि अगर वो अपने बॉस की बात नहीं मानती तो वो नौकरी खो सकती है। इन दोनों ट्रिक्स का बहुत ही साथी तरीके से यूज करके वो उस फीमेल को सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मैनिपुलेट करेगा। अब वाइफ चाहती है कि ये सब चीजें ना हो, तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से सीधे कहा कि तुम इसे नौकरी में नहीं रख सकते। तो वो मैनेजर हस्बैंड पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि घर का खर्च और ये जो तुम शानदार लाइफ जी रही ना, ये मेरी मेहनत और उस बिजनेस की वजह से जी रही, और तुम मेरे बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही। फिर थोड़ी देर बाद बहस इस बात पर हो रही होगी कि वाइफ बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही या फिर नहीं, और वाइफ सफाई दिए पड़ी होगी कि मैं बिजनेस पर इंटरफेयर नहीं कर रही। इस तरीके से जो मेन टॉपिक होगा वो पीछे छूट जाएगा। ये है डाइवर्जन। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो डाइवर्जन और इवेजन का बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो एक काल्पनिक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम स्विट्जरलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो शेप है ना वो निडल के आकार का है, और इस देश में एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसका एक संविधान है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। अब इस देश की जो मुख्य समस्या है वो है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही। कुछ जो क्रोनी यानी कि भ्रष्ट उद्योगपति हैं जिनकी सरकार से साठगांठ है, यानी कि सरकार को ये चंदा देते हैं और सरकार इन्हें देश की संपत्ति औने पौने दाम में बेच देती है, जिससे गिनती के 2-4 बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे। कहने का मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा और कुछ टॉप के जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे। इसके साथ साथ ये बिजनेसमैन और क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कई सेक्टर में मोनोपोली है, तो जब चाहे चीजों के दाम बढ़ा देते हैं और देश के लोगों की जेब से जब चाहे और जितना चाहे उतना पैसा निकाल के अपनी जेब में और सरकार की इससे ज्यादा कुछ नहीं था, बस देखना था मगर मैंने टच किया टच किया।